हेलो गाइस, गुलाम स्लो स्टार्ट करते हैं। गुलाम स्लो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था, आप दो पिंड लेते थे मास, एक m1 मास का हो गया, एक m2 मास का हो गया, और दोनों के बीच की दूरी को हम मानते थे r। तो यहाँ से आपको गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकलता था, जी आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻31 होती थी। और एक m1 मास फर्स्ट वाले का और सेकंड मास का होता था m2, और इनकी अपॉन r² होता है। ऐसे ही कूलाम स्लो में होता है। कूलाम स्लो में क्या होता है, दो आवेश होते हैं, एक आवेश ये होता है, एक आवेश ये होता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी होती है r। तो क्या होता है, फर्स्ट फोर्स जो निकलता है यहाँ से, वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। Q1 ये वाला आवेश मान लेते हैं, Q2 ये वाला आवेश मान लेते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। r² दोनों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से क्या निकलता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और यहाँ से एक कांस्टेंट निकल जाता है, वो आ जाता है आपका F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। क्या ये समझते हैं? ये जैसे कि ये दे रखा है, ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 r, तो पूरी परिस्थिति ये दो आवेश होगी Q1 और Q2, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r होगी। तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा, जो कि प्रतिकर्षण या आकर्षण कुछ भी हो सकता है। अगर सेम फोर्स हो गए तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर अलग अलग चार्जेस हो गए तो आकर्षण होगा। तो दोनों के बीच में बल जो कार्य करता है, तो उन दोनों जो परिणामी है, उन दोनों के गुणनफल के और उनके दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r²। तो यहाँ से आपको पता है, मैं जैसे कि आ गया कि यहाँ पे क्रोस्टल स्थिरांक आ गया, के की वैल्यू 9 आई, और के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो एफ इज इक्वल टू आ गया आपका 1/4πε0 Q1/Q2/r²। ε0 की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब अगर कूलाम के नियम में हम परिमाण के साथ साथ उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा निर्देश भी अगर ले लेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, ये आवेश हो गया आपका Q1 और ये आवेश हो गया आपका Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी होगी वही r, इनके बीच की दूरी हमने r ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 आवेश पर, इस Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो होगा हमेशा आपका F12। ठीक है, Q1 आवेश पर मतलब जिसके ऊपर बल लगेगा वो आगे, और जो बल लगाएगा वो पीछे। ठीक है, के कूलाम का नियम का फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन, तो यहाँ भी आएगा r12², और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, r। स्केप का मतलब होता है डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये r मल्टीपल में आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ आएगा, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये मल्टीपल में इसके r केप ऊपर आ जाएगी, और ये r12 का मतलब क्या है, आगे वाले के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब पीछे वाला फोर्स लगा रहा है आगे वाले के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर Q2 आवेश पर अगर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। एक पेज और ऐड कर लेता हूँ मैं, एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, F21 हो जाएगा आपका F21 में क्या होगा, F2 मतलब Q2 आवेश पर फोर्स लगेगा, Q1 आवेश फोर्स लगाएगा, तो Q1 Q2 तो सेम होता है, आपको नीचे आ जाएगा r21², और डायरेक्शन लिखनी है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या आ जाएगी r21। ठीक, ये केप लग जाएगी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक सीधा सा एक सिमिलर सा रिलेशन निकला दोनों फोर्सेस के बीच में, ये F12 इज इक्वल टू माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसा आपका इसमें क्या होता था, एक आवेश यहाँ था, एक आवेश यहाँ था, तो एक आवेश की जो ये वाला जो आवेश था इसकी डायरेक्शन तो ये थी, और F21 डायरेक्शन की जो थी ये वाली डायरेक्शन थी, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, ये हो जाएगा, आप पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत भी आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब ये बहुल आवेशों के बीच में बल, बहुल आवेशों के बीच में बल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको 2 आवेश बताए हैं अभी, 2 आवेश के 3 आवेश ले लो, 3 के 4 आवेश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसा कि मैंने मेरे नोट्स में जो है ऐड भी किया है, ये आपका जो है जैसे दे रखा है, बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर परिणामी बल लगाना। ठीक है, तो ये आपका आवेश हो गया, यहाँ पे ये आवेश हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और एक Q4। ठीक है, चारों आवेश हो गए, पता चल गया चारों आवेश। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माना कि बिंदु O है, बिंदु O क्या है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी R12, ये होगी R13 और ये होगी R14। ठीक है, दूरी का पता चल गया, दूरी का पता चल गया, तो आगे चलते हैं। दूरी का पता चल गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये दूरी का पता चल गया, तो क्या होगा, Q1 आवेश पर Q2 जो फोर्स लगाएगा, मतलब इस आवेश पर Q1 फोर्स लगा, क्या आएगा, F12 आएगा, जैसा कि आपने वहाँ देखा था। तो क्या, Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा फोर्स, Q3 के द्वारा फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा F13। ओके, ये हो गया। अब एक फोर्स और ये भी तो लगाएगा 4 वाला, एक फोर्स ये भी लगाएगा, तो यहाँ से एक फोर्स और ये लगेगा। ठीक है, ये फोर्स और लग जाएगा ये। अब टोटल फोर्स की बात है, जब अब हम देखते हैं कि Q1 आवेश पर टोटल फोर्स कितना लगा, मतलब सिग्मा F। अब टोटल फोर्स की बात करेंगे तो F12 ऐड कर देंगे, F13 ऐड कर देंगे, और आपका जो है एक और फोर्स कौन सा बचा है, F14 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये F14 भी ऐड कर देंगे, तो टोटल फोर्स आ जाएगा आपका F = F12, F13 और F14। तीनों की ऐड कर देंगे आप। तीनों को ऐड करने के बाद में क्या होगा, जैसे 3 तक आया तो ये आ गया, और n तक आएगा तो क्या आएगा, F12, F13, F14, F1n तक आ जाएगा, मतलब कितने आवेश हो जहाँ तक n तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकालिए आपका, सबकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में तो 1 फर्स्ट आवेश आ रहा है, उसके ऊपर निकालना है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, या फिर ये I तक जा रही है, यहाँ तक लिया इसने। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, F = अगर आवेश आपके पास में जितने भी आवेश हैं वो आवेश आप ले सकते हो और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो। F = F की लिमिट होगी, लिमिट रख दी यहाँ से 2 से n तक, तो के Q1 और QI तक जो फोर्स लगाएगा वो I हो जाएगा, जो भी आवेश जो है फोर्स लगाएगा वो I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले की वैल्यू निकल गई। ओके, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका, मैंने समझा दिया आपको, ये कोई दिक्कत, मैंने जो है बुक से ही नोट्स बनाए पेपर, कुछ मुझे अगर ऐड लगा तो मैंने वो, मेरे पास कुछ बुक्स और तो उसमें से ऐड कर दिया। एक बुक में से ये पूरा बुक है A to Z। इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको भी मैं एक पेज ऐड करके बताता हूँ आपको। एक पेज ऐड करता हूँ, जैसे ये पेज है, ये पेज लिया मैंने। जैसे आपकी क्या होता है कि नेगेटिव फोर्स, ये आवेश, तो ये आवेश का एक फील्ड होता है, ये आवेश का एक फील्ड होता है। इस फील्ड में क्या होता है, जैसे इस फील्ड में मैं कोई एक धन आयन ले जाऊँगा या नेगेटिव आयन ले जाऊँगा, मतलब ऋणायन ले जाऊँगा, तो जैसे ही इस फील्ड के मैं अंदर जाऊँगा तो या तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब अगर माइनस वाला अगर सिंबल, अगर सॉरी ऋणायन अगर अंदर ले जाऊँगा इस फील्ड के, तो प्रतिकर्षण का अनुभव होगा या फील होगा, और जैसे ही अगर धन आयन ले जाऊँगा तो मैं एक आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव होगा। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसके एकांक धनावेश को लाने पर वह बल का कुछ अनुभव करता है, जिसमें मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है जिसमें किसी भी हम एक धनावेश को या एक ऋणावेश को किसी को भी ले जाने पर एक बल का अनुभव करते हैं, तो वही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की बात आती है तो इसको हमेशा एक ई से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं आगे। एक ये है, धनावेश जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा, और ऋणायन जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगा। समझिए, ये जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका बाहर की तरफ होगा, इसका अंदर की तरफ होगा, ऐसे लूप बनता रहता है इसमें। ये इसका बाहर की तरफ होगा, इसका अंदर की तरफ होगा। ओके, चलते हैं आगे। और किसी ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र दिशा हमेशा अंदर की तरफ होती है, ये बता दिया मैंने आपको। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा रेखा हमेशा स्पर्शी होती है, और ये बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है कि भाई एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे आपकी ये मैंने बताया था अभी, वहाँ भी ये
ये हो गई है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। ये वो पीछे थोड़ा गलत हो गया था, इसमें ये वाली भी दे जाएगी। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ऐसा नहीं ये कट के यूँ आ गया यूँ कट के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये हमेशा क्लियरली ये केवल क्लियर जो है नज़र आती है हमें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बाद ही देखते हैं। तो माना कि कोई बिंदु O है, ऊपर एक आवेश Q आवेश लग रहा है, उसके जो है R दूरी पर एक Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। ये बिंदु हो गया आपका O, ये O बिंदु हो गया। इस पे आवेश क्या है, इस पे Q आवेश है। एक पेज ऐड करता हूँ मैं इसमें फिर से, चलो इसमें समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक पेज इसमें रफ करके, इसको रफ करके, ठीक है, इसको रफ करके मैंने देख लिया। कोई भी आवेश, जैसे ये बिंदु O हो गया आपका, O बिंदु हो गया, इस पर आवेश आ गया आपका Q, O बिंदु पर Q आवेश हो गया। इससे एक R दूरी, ये R दूरी होगी, इस पर एक Q आवेश, स्मॉल Q आवेश हो गया, ठीक है। तो एक आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा भाई, इसके कारण, इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो वो विद्युत क्षेत्र जो होता है, इस R के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा इस आवेश के कारण। तो यहाँ से क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K आपका वही कांस्टेंट, Q आवेश ऊपर वाला अपन जितनी दूरी पर दूसरा आवेश है वो R² और ये R के, ठीक है। विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमेशा याद रखना। एक रिलेशन जो है, एक रिलेशन ये है, नोट कर लेना आप, और नोट करने के बाद में नोट कर लेना। नोट करने के बाद में एक रिलेशन और बता रहा हूँ मैं आपको, वो रिलेशन होता है, ये फोर्स हो गया आपका, जैसा कि आपने वहाँ पे फाइंड किया था, आपका कूलम्ब बल में जो फोर्स फाइंड किया था, वो फोर्स इज इक्वल टू होता है हमेशा QE। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q जो है आवेश। ये हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश राशि है, मतलब ये जो परिमाण के साथ साथ इसकी डायरेक्शन या दिशा भी जो है दर्शाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वो आपने देख ही लिया, आवेशों के निकाय के कारण, जैसा कि मैंने उसमें दिखाया था आपको बहुल आवेश के कारण, ऐसा ही इसमें आवेशों के निकाय में हो जाएगा। कहाँ गया वो, ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की, वही आपको एक आवेश मानना है ऊपर P बिंदु पे मान लो, या कुछ भी मान लो, P बिंदु मान लो, या Q1 आवेश हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। फॉर्मूला वही निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जैसा कि उसमें बताया था मैंने आपको, एक पेज ऐड करके बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको कूलम्ब के नियम के उसमें बताया था, तो यहाँ पे ई का वैल्यू था, ई की वैल्यू है आपके पास में KQ/R² और R², यही है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा P, या P बिंदु मान लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश और ये Q3 आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। तो जब इस E1 मतलब ये वाला निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण निकलेगा, फिर इसके कारण निकलेगा, फिर इसके कारण निकलेगा, ठीक है। तो E1 के कारण क्या निकलेगा, यहाँ पे E1 के कारण निकल जाएगा KQ1/R1P², मतलब इसके बीच की दूरी 1P², इसके बीच की दूरी 2P R2P², उसके बीच की दूरी हो जाएगा R3P² इंटू R² 1P। ऐसे E2 वाली निकलेगी, तो यहाँ Q2 आ जाएगा, तो दूसरा आवेश आ जाएगा, या दूसरा आ जाएगा, खत्म। ऐसे 3 निकल जाएगा। और टोटल की बात आएगी तो टोटल जोड़ लेंगे, और इनकी बात आएगी तो इन जोड़ लेंगे, जैसा आपने उसमें किया था। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूँगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है आपका, विद्युत बल रेखाएँ संबंधित है, बिल्कुल सही यही टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो आपको पता है, सभी को पता है। और ये काल्पनिक होती है, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें नज़र आती है क्लियरली, ऐसा कोई नहीं। जैसे आपने चुंबक देखी है, तो चुंबक में क्या होता है, एक चुंबक के पास में जब कोई दूसरी चुंबक ले जाता है,
तो बिल्कुल जैसे कुछ पास ले जाते हैं, उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका विद्युत क्षेत्र होता है। उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे हम कोई वस्तु ले जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र जो हमें नज़र नहीं आता है, जैसे उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई वस्तु गई या कोई चुंबक गई तो ऑटोमेटिकली उसको खींच लेता है या बाहर फेंक देता है। अगर सेम सेम होगा तो फेंक देगा बाहर, और अगर सेम सेम नहीं होगा मतलब अलग अलग होगा तो वो अंदर खींच लेगा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ये काल्पनिक होती है। ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। कैसे सर? जैसे आपको बताया था मैंने, अभी धनावेश हो गया आपका और ऋणावेश हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, कोई भी विद्युत बल रेखाएं जो होती है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऐसे ही है, ऐसे नज़र नहीं आती है, ऐसे नज़र नहीं आती है, बस केवल बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जा सकता है जो कभी नहीं टूटे, मतलब ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जैसे अभी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा ये ऐसे सिमिलरली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये हो गया, लेकिन आप चाहोगे जैसे यहाँ से आएगी ये कट गई यूँ, ये यूँ आएगी यूँ कट गई, नहीं, ऐसा जो क्षेत्र बल रेखाएं कभी ऐसे एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं। तो एक तो आप इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपका प्लस आवेश है, ये क्यू, ये प्लस आवेश होगी, इसमें बाहर की तरफ निकल रही तो ये बाहर की तरफ होगी। और अगर एक आप ऋणावेश वाला बनाना चाहो तो एक ये भी बन जाता है इसका, इसमें अंदर की तरफ आ जाएगी ये। ठीक है, और इसका एक डायग्राम और जैसे हमने पहले बताया था आपको, एक ही डायग्राम ये वाला हो गया, ये प्लस क्यू वाला हो गया, एक ये माइनस क्यू वाला हो गया। ओके, एक और है इसका जो है, ये कभी बंद लोग स्थिर विद्युत बल